और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 10 घंटे चली। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के 6 क्षेत्रों में बीजेपी की क्षेत्रवार समीक्षा की। क्षेत्रवार हुई इस चर्चा में क्षेत्रीय प्रभारियों से बीजेपी के काम पर प्रतिक्रिया और पार्टी के राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो सके हैं। उम्मीदवारों के चयन के लिए बुधवार की सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक की जाएगी। दिल्ली में 10 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति और 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीति के अलावा आने वाले समय में चुनाव प्रचार को लेकर भी चर्चा की गई। चुनाव आयोग द्वारा रैली, रोड शो और अन्य कार्यक्रमों पर बैन लगा दिए जाने के बाद अब भाजपा आगे की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने बैठक के दौरान कुछ नेताओं के साथ अलग से भी बैठक की है। शाह ने इस दौरान शीर्ष नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति और पार्टी के अंदरूनी मामलों की जानकारी दी। तो वहीं इस पूरी मीटिंग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पहले और दूसरे चरण के कुछ उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। बताया जाता है कि लखनऊ में सोमवार को बैठक के दौरान तय हुए 113 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा गुरुवार को केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा हो सकती है। बता दें कि 14 जनवरी को यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो रही है। ऐसे में 15 जनवरी तक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज तमिलनाडु में 11 नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमति लागत के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, बाकी पैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें विरुद्धुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम, डिंडिगुल, कल्लाकुरिची जैसे तमाम जगह शामिल है। और वैक्सीन की 12 डोज लेने के बाद चर्चा में आए मधेपुरा के ब्रह्मदेव मंडल की जांच कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है। जांच में पाया गया कि ब्रह्मदेव ने सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। वैक्सीन को लेकर जो गाइडलाइंस तय की गई थी उसको तोड़ने का अपराध किया है। और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि एक बड़ा अपराध है। ऐसी घटना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोविन सिस्टम को लेकर भी रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि कोई भी गाइडलाइन काफी मंथन के बाद जारी की जाती है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर काफी शोध होने के बाद ही वैज्ञानिकों ने 2 डोज तय की थी। हर वैक्सीन के लिए डोज के दिन में अंतर भी वैज्ञानिकों ने ही तय किया। तय किए गए मानक के आधार पर भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। इस गाइडलाइंस की जानकारी होने के बाद भी माधेपुर के ब्रह्मदेव मंडल ने 12 बार वैक्सीन लेने का दावा किया है। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस तोड़ने का मामला है, बड़ा अपराध है और इस पर की गई कार्रवाई पूरी तरीके से सही है। वैक्सीन की 12 डोज लेने वाला दावा करने वाले व्यक्ति, उनकी उम्र करीब 84 साल बताई जा रही है और पुलिस ने सोमवार को ही ब्रह्मदेव मंडल के घर पर छापेमारी की। हालांकि वो घर में नहीं मिले। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर में जबरन घुस आए। पत्नी ने यह भी कहा कि अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना कोई अपराध नहीं है। वो कोई अपराधी नहीं है, फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मामले में एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि ब्रह्मदेव के खिलाफ धोखेबाजी, संपत्ति नष्ट करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना का केस दर्ज किया गया है।
और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से पैदा हुए हालात से बीजेपी सकपका गई है। उसने पिछले चुनाव में यूपी के गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की थी, लेकिन मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी के उस कामयाब चुनावी फॉर्मूले को झटका दिया है। यही बीजेपी की असली चिंता की वजह है। इसलिए मौर्य की मान मनोबल और पूरे प्रकरण में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हैं। यही नहीं बल्कि यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए भी मान मनोबल में देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आता तब तक बात आगे निकल चुकी थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब उनकी बेटी सन्मित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य की बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस बात पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेगी। बहरहाल बीजेपी के अंदर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बाँछें खिली हुई है। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है। सभी प्राइवेट दफ्तर अब तक 50% क्षमता पर चल रहे थे। 50% स्टाफ ऑफिस जाता था। टीडीएमए ने अब इस पूरे मामले में और सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। आदेश के तहत अब दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट्स और बार बंद कर दिए गए हैं और अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। अब तक रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले हुए थे। दफ्तरों की बात करें तो सिर्फ प्राइवेट दफ्तरों को इस नियम से छूट होगी। दिल्ली में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले ही काफी सख्ती बढ़ाई गई थी। इसमें नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, लेकिन इसका ठोस परिणाम देखने को फिलहाल नहीं मिला है।